अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैरिस्टर हमना ज़ैन और आज हम डिस्कस करेंगे सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक जो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि इसके ऊपर प्लीज़ ज़रूर एक वीडियो बनाएं, वो है FIR। अच्छा, अब FIR आपका सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वो CRPC जो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके सेक्शन 154 के अंडर फॉल करता है। सेक्शन 154 के अंडर फॉल करता है। अब इसका सबसे पहले जो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है वो ये है कि FIR होता क्या है। FIR स्टैंड्स फॉर व्हाट? अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली थिंक्स दैट FIR स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। नो, इट डज नॉट। FIR स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सो ये इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं होती, ये इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। इसका सबसे पहले जब आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शुरू होता है, ये एक सबसे पहला स्टेप होता है FIR कि आप अगर कोई भी आपने कोई ऑफेंस होते हुए देखा या कोई ऑफेंस आपके साथ हुआ, आपने सबसे पहले आप जाते हो और कहते हो कि FIR दर्ज कराना है, FIR लॉन्च कराना है। अच्छा, लॉन्च कराना इज द प्रॉपर वर्ड। एग्जाम्स में मोस्टली ये रजिस्टर नहीं होता, ये लॉन्च होता है। FIR हमेशा लॉन्च होती है और कंप्लेंट हमेशा रजिस्टर होती है। इन दोनों के बीच में कंप्लेंट और FIR के बीच में भी फर्क है जो कि हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अब अभी हम चलते हैं कि FIR मीन्स व्हाट। FIR मीन्स द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अच्छा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये आया क्यों, FIR का पर्पस क्या है? ठीक है, FIR का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि टू सेट द मशीनरी ऑफ लॉ इनटू मोशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जब सबसे पहले एक ऑफेंस होता है और आप जाके उसमें अपनी FIR दर्ज कराते हैं और लॉन्च करवाते हैं, ठीक है, आपने इसका ये मतलब कतई नहीं है कि पुलिस आपकी उस FIR जो आप लिखवा रहे हैं उसको कि वो एक इन्वेस्टिगेशन या वो एक ट्रायल का एक सबूत या इस तरह की कोई चीज बन जाएगी। वो सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन होती है, रिपोर्ट, जिसके बाद सारी चीजें शुरू होती हैं, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। आपकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो आपके जब ट्रायल में मैटर जाता है तो वो फिर आगे किस तरह फॉरवर्ड होता है। इसमें कोई भी आपका ये आप उसको समझेंगे FIR ये नहीं है कि जी मैंने FIR दर्ज करवा ली है, इसका ये मतलब है कि मैंने एक ऑफेंस जो है वो पक्का जो ऑफेंडर है वो हो चुका है ऑफेंडर। ऐसा नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, पुलिस को आप इन्फॉर्म करते हो कि ये हुआ है। अच्छा, अब इसमें FIR कहाँ दर्ज हो सकती है? FIR के एसेंशियल्स पे हम आते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि FIR को लॉन्च कराने के लिए आपने हमेशा ये याद रखना है, हर लेमैन भी, लॉयर्स को तो पता होता है, लेकिन लेमैन भी उनको ये पता होना चाहिए कि FIR सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस पे पुलिस जो है, पुलिस के बाउंड है, पुलिस इज बाउंड टू लॉन्च एन FIR फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आप कहेंगे क्या होते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। अच्छा, इस पे भी हम एक लेक्चर करेंगे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, उसमें आपका मर्डर हो गया, रेप हो गया, थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गया, ये सारे जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। और जो वेट्स एंड मेजर और इस तरह की चीजों के ऊपर ऑफेंसेस, डेफेमेशन वगैरह, ये आपके नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। पुलिस कैन ओनली लॉन्च FIR फॉर मैटर्स, कौन से मैटर्स? जो कि कॉग्निजेबल मैटर्स के ऊपर। वो नॉन कॉग्निजेबल मैटर्स पे पुलिस FIR नहीं कर सकती। अगर वो कर रही है तो वो गलत कर रही है। तो ये आप लोगों ने देखना है, ये आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। अच्छा, अब हम एक तो बात हो गई कि FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं होती, ये इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। नंबर 2, FIR कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होती है। नंबर 3, FIR का ऑब्जेक्ट क्या होता है? FIR का ऑब्जेक्ट होता है टू सेट द मशीनरी ऑफ लॉ इनटू मोशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आ जाते हैं FIR के एसेंशियल्स पे कि FIR के एसेंशियल्स हैं क्या। सेक्शन 154 के अंडर जो FIR के एसेंशियल्स हैं वो ये हैं कि पहले जैसे मैंने कहा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, नंबर 2 मैंने कहा रिलेटेड टू एवरी इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये वही बात है, इट इज रिलेटेड टू एवरी इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस। नंबर 3, FIR ओरल भी हो सकती है और FIR रिटन भी हो सकती है, ठीक है। नंबर 4 आपका, अच्छा, हमेशा जब आप मैं हूँ, ठीक है, मैं कंप्लेनेंट हूँ और मैं गई पुलिस के पास और मैंने कहा कि ये FIR है, लिख ले, मैं उसको राइटिंग में भी दे सकती हूँ और मैं उसको ओरली वर्बली भी बता सकती हूँ कि ये प्रॉब्लम था, ये इंसिडेंट था, ये हुआ।
उसके बाद पुलिस के पास ये राइट है कि पुलिस ने उसको रिड्यूस इन राइटिंग, पुलिस का एक फॉर्म होता है एफआईआर का, उसको लिखना है। पुलिस नीड्स टू राइट द एफआईआर इनटू राइटिंग, सो राइटिंग फॉर्म में रिड्यूस होगी। फिर आपका रेड बिफोर इन्फॉर्मेंट, सो इन्फॉर्मेंट मीन्स के जो कंप्लेनेंट है, जो इन्फॉर्म कर रहा है, जो भी है वो बंदा, तो पुलिस ने जब लिख ली एफआईआर तो फिर वो उसको पढ़ाएगा इन्फॉर्मेंट को। मैं इन्फॉर्मेंट हूँ, मुझे पुलिस पढ़ाएगी जरूर, ठीक है। उसके बाद आपका सिग्नेचर, मेरे से सिग्नेचर लेगी। उसके बाद रिकॉर्ड टू बी मेंटेन्ड इन प्रिस्क्राइब बुक, पुलिस की एक प्रिस्क्राइब बुक होती है जिसमें पुलिस अपनी रेगुलर बेसिस पे एक ऑफेंस होता है उसकी डिटेल्स लिखती है। वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे, वो सेक्शन 154 उसको कवर करता है। उसमें उसके अंदर पुलिस ने वो चीज अपनी लिखनी है, प्रिस्क्राइब बुक में इस पुलिस ने अपना रिकॉर्ड डालना है। फिर आप ये याद रखेंगे एफआईआर जो है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। एफआईआर इज नॉट अ प्राइवेट और प्रिविलेज डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। और ये तय हुआ था, आपका एक केस है PLD 2007 कराची 417 में, PLD 2007 कराची 417 में ये तय हुआ था, हेल्ड हुआ था कि एफआईआर इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, कोई प्राइवेट प्रिविलेज नहीं है, कोई भी बंदा इसको देख सकता है। उसके बाद एफआईआर की कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। क्या मतलब हुआ, एफआईआर अगर ट्रायल में, एफआईआर को ट्रायल पे लेके जाते हैं आप, ठीक है, जब ट्रायल शुरू होता है, ट्रायल कब शुरू होता है, एफआईआर दर्ज होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन होती है, और फिर एक पुलिस चालान सबमिट करती है अपने मैजिस्ट्रेट को। उसके बाद जो है आपके ट्रायल स्टार्ट होता है। जब ट्रायल स्टार्ट होता है, इसका क्या मतलब है कि वो एफआईआर ट्रायल में वो एज अ एविडेंस पेश नहीं हो सकता। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि ये अब एक स्टार्ट इनिशिएटिव है, एक रिपोर्ट दी है, एक ये वाली बात के टू सेट द मशीनरी एक्ट ऑफ लॉ इनटू मोशन। सो उसका ये मतलब ये नहीं है कि वो एविडेंशियल, इसका क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता है जुडिशियल एग्जाम्स में भी कि एफआईआर की कोई एविडेंशियल क्या एविडेंस यूज हो सकता है ट्रायल में, नहीं हो सकता। एफआईआर कैन नॉट बी यूज्ड एज। ये तो हो गया एफआईआर के एसेंशियल्स। अब हम आ जाते हैं कि एफआईआर के अंदर लिखा क्या जाता है, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं। आप सबको ये पता होना चाहिए कि जब आप एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं, कोई इन्फॉर्मेंट कंप्लेनेंट होता है, तो वो एफआईआर के अंदर पुलिस लिख क्या रही होती है। यू शुड ऑल नो दिस। सो एफआईआर के जो कंटेंट्स होते हैं उसमें सबसे पहले आपका आ जाता है नेम ऑफ पुलिस स्टेशन का नाम लिखा जाता है। उसके बाद आपका एफआईआर एक नंबर होता है, ठीक है, वो एक पुलिस ही है नंबर लिख देती है। फिर टाइम ऑफ इंसिडेंट के टाइम ऑफ इंसिडेंट जब आप बताते हो, फिर टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, जब आपने जाके इन्फॉर्मेंट ने कंप्लेन एफआईआर जमा करवाई है तब वो आप उसका टाइम बता दिया। इंसिडेंट शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, एक शॉर्ट स्टोरी के हुआ क्या था। उसके बाद इन्फॉर्मेंट नेम, ठीक है, मैंने दर्ज करवा रही हूँ तो मेरा नाम, मतलब मैं जाके पुलिस को एफआईआर दर्ज करवा रही हूँ तो मेरा नाम, ठीक है। उसके बाद सस्पेक्टेड ऑफेंडर के मतलब आपको लग रहा है कि किसने ये किया या आपको पता है तो आप उसका नाम भी बताएंगे। उसके बाद एफआईआर में आप जब फॉर्म देखें उसके हमेशा ये याद रखिए, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर हुएवर गोज टू गेट रजिस्टर्ड एफआईआर किसी भी जुर्म के लिए, ठीक है, जो कि कॉग्निजेबल सीरियस ऑफेंस होते हैं, एक नीचे एफआईआर में सबसे नीचे कॉलम होता है, वहां लिखा होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कॉलम। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है पुलिस, उसी दौरान जब आप एफआईआर सारा ये हो रहा होता है, लिख फिल कर रहे होते फॉर्म, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पुलिस बाउंड है, ड्यूटी बाउंड है कि उसी टाइम एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो एक अलॉट कर दे उस मैटर के लिए। क्यों? क्योंकि फिर वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगा। सो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अलॉट हो जाता है एफआईआर में, जो कि ये भी कंटेंट में लिखा जाता है, एफआईआर के फॉर्म में जरूर लिखा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसका नीचे नाम लिखा जाता है। सो ये डू नॉट मिस दैट एंड इट इज ऑलवेज देयर इन द एफआईआर। अच्छा, अब एफआईआर दर्ज कौन कौन करा सकता है? हु कैन गो एंड लॉज इन एफआईआर? एफआईआर पे कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है, कोई भी पर्सन, सो एनी एग्रीव्ड पर्सन, कोई भी एग्रीव्ड पर्सन जिसके साथ ऑफेंस हुआ हो या उसके साथ ऑफेंस ना हुआ, एग्रीव्ड पर्सन हु हैज बीन अफेक्टेड वेदर ही इज इंटरेस्टेड और नॉट, एनी एग्रीव्ड पर्सन वेदर इज इंटरेस्टेड और नॉट, ठीक है, चाहे वो अफेक्ट हुआ हो लेकिन वो इंटरेस्टेड हो या ना हो सकता है कि कोई आम आवाम जिसने कुछ देख लिया हो, ठीक है, कोई ऑफेंस होते हुए, या फिर कोई भी पब्लिक का बंदा, कोई भी पब्लिक का बंदा हो सकता है, कोई बंदा जिसके साथ हुआ है, ठीक है, ऑफेंस। सो एग्रीव पर्सन हो सकता है, जो एग्रीव नहीं भी हो वो भी हो सकता है, आम आवाम हो सकती है। और एक और बात याद रखें, एफआईआर पे कोई पाबंदी नहीं है, एफआईआर एक माइनर भी दर्ज करवा सकता है, एक छोटा बच्चा भी दर्ज करवा सकता है एफआईआर। सो एफआईआर पे कोई पाबंदी नहीं है।
अब हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि पीपीसी में, पाकिस्तान पिनल कोड में सर्टेन ऑफेंसेस हैं, ठीक है। वो ऑफेंसेस हैं 336B, 354, 354A, 376 और 509। ये वो ऑफेंसेस हैं, ये प्लीज जाके पीपीसी में देख लें। ये वो ऑफेंसेस हैं जो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन है। ये सारे औरतों के अगेंस्ट ऑफेंसेस हैं, जिसमें आपका रेप आ गया, अननेचुरल लस्ट आ गया, जिसमें मॉडेस्टी की बात आ गई है। इसमें कई सारे ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन है। उसके सिनेरियो में क्या होगा? उसके सिनेरियो में अगर तो औरत नहीं आ सकती, ठीक है, शी कैन नॉट कम, शी इज नॉट कम, वो एफआईआर दर्ज करवाने आई नहीं है, तो क्या होगा कि लेडी पुलिस उसके घर जाएगी और उसके घर जाने के बाद वहां पे किसी औरत के सामने, उसी की कोई फैमिली मेंबर औरत उसके सामने बैठ के वो एफआईआर दर्ज करेगी। सो ये हो गया ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन के। अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेट रेमेडी की, ठीक है। एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद आप खुश नहीं हो तो क्या होगा, और अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो फिर क्या होगा? अच्छा, अगर एफआईआर रजिस्टर हो जाती है एंड यू आर नॉट हैप्पी, सो एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड, रजिस्टर हो गई, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, व्हाट विल हैपन? अब आपके पास क्या रेमेडी है? लॉ में आपके पास ये रेमेडी है कि आप जाके एक प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। So you can go and file a private complaint to the magistrate. So private complaint हो गई। इसका एक केस लॉ है 2007 PCR LJ 372। सो अगर एफआईआर दर्ज हुई और आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस एफआईआर से, आपको कोई इशू है और कोई प्रॉब्लम है, तो आप जाके मैजिस्ट्रेट के पास प्राइवेट कंप्लेंट की एप्लीकेशन दरखास्त दे सकते हैं। सो प्राइवेट कंप्लेंट आपका एक ऑप्शन हो गया जब एफआईआर दर्ज हुई भी और आप हैप्पी नहीं हो। उसमें यह है कि उसका केस लॉ देख लें 2007 PCR LJ 372। अब अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती, आपने कहा कि पुलिस को कि ये हुआ है ऑफेंस और ये एक बहुत सीरियस ऑफेंस हुआ, आप एफआईआर दर्ज कराना चाहते हो, एफआईआर नहीं वो दर्ज करते, तो क्या होगा? तो आपके पास एक राइट है जो कि आप लोगों ने बहुत सुना होगा, 22A एंड 22B। सो आप जाओगे जस्टिस ऑफ पीस के पास, और ये जस्टिस ऑफ पीस एक अलग कोई वो नहीं है, इट्स नॉट अ सेपरेट कोर्ट, ठीक है। ये यूजुअली पावर्स जो है आपके ये मैजिस्ट्रेट्स को ही दिए जाते हैं। तो जस्टिस ऑफ पीस के पास जाओगे, वो उस कैपेसिटी में आप 22A और 22B की एप्लीकेशन फाइल करेंगे, और फिर वो जो जस्टिस ऑफ पीस है वो ऑर्डर देगा पुलिस को, ठीक है। उसमें अब ये थोड़ी सी अमेंडमेंट आ गई है कि उसके अंदर आपका SHO इन्वॉल्व हो जाता है। सो वो ऑर्डर देगा उसको SHO को, SHO अपने फिर वो देखेंगे मैटर और वो फिर आगे अपने एफआईआर जो है वो दर्ज करेंगे। सो ये बेसिकली ये आपके पास ऑल्टरनेट रेमेडीज हैं कि अगर आप एफआईआर से खुश नहीं हो तो क्या होगा? तो ये होगा कि आप जो अपनी कंप्लेंट दरखास्त करो मैजिस्ट्रेट के पास। अगर एफआईआर दर्ज होती नहीं है तो फिर आप क्या करें, 22A और 22B की एप्लीकेशन के तहत आप जस्टिस ऑफ पीस के पास जाएं, जो कि ऑर्डर करेंगे पुलिस को कि एफआईआर इसकी दर्ज करो। एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा आपके अगर आप सोचो कि एफआईआर में कोई डिफेक्ट है, ये अब मैटर है कि ये प्रोसीजरल बात कर रही हूँ मैं, एफआईआर में कोई डिफेक्ट है, इफ देयर इज एनी डिफेक्ट इन द एफआईआर व्हाट विल हैपन? नथिंग विल हैपन, ठीक है। देयर इज नो फेटल इफेक्ट। सो कोई फेटल इफेक्ट का इन दैट केस एफआईआर इज नॉट उस केस में एफआईआर डिफेक्टेड नहीं है। सो फेटल इफेक्ट में एफआईआर डिफेक्टेड नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी रिसेंट एक जजमेंट थी सुगरा बीबी वर्सेस स्टेट की, ठीक है। इसकी ये जजमेंट आप याद रख लें, मैं आपको केस का बता देती हूँ। PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 595। सो PLD 2018 SC 595 सुगरा बीबी वर्सेस स्टेट, जिसमें ये डिसीजन आया था कि क्या डिसीजन आया था? डिसीजन आया था कि सेकंड एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। सेकंड एफआईआर एक ही उसी मैटर की लॉज नहीं हो सकती। सो सेकंड एफआईआर जो है विल नॉट बी लॉज इन एनी केस। सो दिस वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट डिसीजन। और अब सेकंड एफआईआर जो है नहीं हो सकती। आप एक पे खुश नहीं हो तो आप जाके ये नहीं कह सकते हो मैं दूसरी एफआईआर दर्ज करा, और दूसरी आप एफआईआर नहीं करवा सकते, ये अलाउड नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट क्या था, टू सेट एफआईआर का ऑब्जेक्ट है टू सेट द मशीनरी ऑफ लॉ इनटू मोशन। अब आप कहेंगे ये क्या चीज़ है, काफ़ी देर से बोल रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। ऑब्वियसली समझ नहीं आ रही, मुझे भी समझ नहीं आ रही। इसका मतलब सॉरी ये है कि पर्पस बता देती हूँ। ऑब्जेक्ट ये था, पर्पस ये ऑब्जेक्ट है कि जी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए आपने ये एफआईआर
जो है जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्टार्ट ही एफआईआर से होता है। अच्छा, उससे आप मुझे बताएं कि पर्पस मैं बताती हूँ। पर्पस ये है कि कल को जब आपका ट्रायल चलता है, ट्रायल में आपके कोई एविडेंसेस आते हैं, स्टेटमेंट्स आती हैं, उनको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए अगर तो कोई डाउट है या कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, उस सिनेरियो में एफआईआर यूज होती है टू कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट विच क्रिएट्स डाउट्स। सो जो मैजिस्ट्रेट के उस पर डाउट क्रिएट किया ट्रायल के दौरान, जो सेशन आपका जो ट्रायल कोर्ट होता है उसमें कोई डाउट क्रिएट अगर कोई चीज करती है तो एफआईआर तब यूज होती है कि जो स्टेटमेंट विटनेसेस की स्टेटमेंट होती है, आपकी पुलिस के चालान होता है, आपकी ये एफआईआर होती है, तो ये उसलिए यूज होती है ताकि आपको वो उसको टेली कर सकें कि क्या ये बात जो कर रहा था, जो क्रॉस एग्जामिनेशन हो गई, एग्जामिनेशन चीफ हो गया, सो ये जो बात कर रहा है ये क्या ये इसके अंदर थी या नहीं थी। सो ये सिर्फ और सिर्फ इस सेंस में यूज होती है टू कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट विच क्रिएट डाउट। अच्छा, इसका एक केस लॉ है, ये आप लोग लिख लें 2004 SCMR 749, जो कहता है कि एफआईआर कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एविडेंस। सो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एविडेंस। अनदर केस लॉ PLD 2019 SC 64, वेरी इंटरेस्टिंग। ये कहता है कि विदाउट प्लॉजिबल कॉज। अच्छा, अब ये केस जो है, ये केस लॉ ने हेल्ड किया था PLD 2009 SC 64, इसने हेल्ड किया था कि अगर एफआईआर डिले होती है, यूजुअली 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन, लोग हफ्ता 2 हफ्ते बाद अगर एफआईआर दर्ज कराते हैं, तो क्या होता है, होता ये है कि उसकी जो वैल्यू होती है उस एफआईआर की वो वीक हो जाती है। ठीक है, सो एफआईआर हमेशा इमीडिएटली आपने दर्ज करवानी है। अच्छा, ये केस लॉ कहता है, ये जो केस लॉ है PLD 2019 SC 64, ये कहता है कि विदाउट प्लॉजिबल कॉज, अगर आपके पास कोई प्लॉजिबल रीजन या कॉज नहीं है, देन डिले इन एफआईआर इज कंसिडर्ड टू बी व्हाट, फेटल। सो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, फेटल कंसिडर जाता है। तो यू नीड टू टेल द रीजन। अच्छा, कल को आप हफ्ते बाद गए हो एफआईआर दर्ज कराने, तो आपने रीजन बताना है कि ये लेट क्यों थी आपकी एफआईआर, और दैट रीजन नीड्स टू बी प्लॉजिबल। तो होता ये है कि अगर आप एफआईआर लेट दर्ज करा रहे हो तो हमेशा जब आपका ट्रायल होता है या पुलिस के दौरान, ये डाउट हमेशा आपका क्रिएट हो जाता है उसके सिनेरियो में। दूसरा मैं आ जाती हूँ आपके एफआईआर अगर क्वॉशमेंट कराने, उसके एफआईआर फॉल्स है, आपने कहा एफआईआर ठीक नहीं थी, ठीक है, एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई सही से, ये गलत एफआईआर थी, तो क्वॉशमेंट और कैंसिलेशन, क्वॉशमेंट कैंसिलेशन, ठीक है, क्वॉशमेंट और कैंसिलेशन में क्या होता है, एफआईआर रॉन्ग हो गई या एफआईआर लॉज ही नहीं हुई, नो एफआईआर नॉट लॉज, फॉल्स, फ्रिवलेस, ठीक है, ग्राउंडलेस। आप कहोगे मेरी एफआईआर तो यार ग्राउंडलेस थी, रॉन्ग थी, गलत थी, या एफआईआर हुई नहीं, तो मुझे एफआईआर को क्वॉश कराना है। एफआईआर को क्वॉश कराने के क्या तरीके हैं, आप जाओगे, सबसे पहली रेमेडी जो है आपकी सेक्शन 561A, ये एवरीबडी नोज दिस। सेक्शन 561A क्या है, सेक्शन 561A है इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। तो आप उसमें जाएंगे और आप अपनी एफआईआर की क्वॉशमेंट की दरखास्त देंगे। अच्छा, दूसरा क्वॉशमेंट, दूसरा जो है पावर विद पुलिस होता है 169 और मजिस्ट्रेट के पास 63 सेक्शन के अंडर। अच्छा, पार्शियल, अब आप कहेंगे क्या एफआईआर जो है वो पार्शियल क्वॉशमेंट हो सकती है कि जी ऑफेंस, ये वाली बात स्टेटमेंट मेरी ठीक थी, जो एफआईआर दर्ज हुई है ठीक थी, दूसरी ठीक नहीं थी, नहीं, पार्शियल क्वॉशमेंट ऑफ एफआईआर इज नॉट अलाउड। ये तय हुआ था आपका 2018 PCRLJ में, पार्शियल क्वॉशमेंट ऑफ एफआईआर इज नॉट अलाउड। जब एक दफा क्वॉशमेंट हो जाती है ना आपकी, दैट मीन्स द एफआईआर वाज फॉल्स, फ्रिवलेस, बेसलेस और उसका कोई ग्राउंड नहीं था। तो ये हमारी हो गई है सारी डिटेल एफआईआर की। इसमें मैंने आपको एफआईआर के एसेंशियल्स बता दिए, एफआईआर होता क्या, एफआईआर
फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं होती। जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शुरू होता है तो FIR जो है हमेशा उसमें कॉग्निजेबल सीरियस ऑफेंस में दर्ज होती है। FIR 154 के अंडर आती है। FIR एक फॉर्म होता है, उसमें लिखी जाती है, साइन होती है इन्फॉर्मेंट से, फिर उसकी डिटेल्स में क्या क्या होता है, उसमें नेम, इंसिडेंट, स्टोरी वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद अगर पार्शियल क्वॉशमेंट ऑफ FIR नहीं होती, सेकंड FIR नहीं हो सकती। आपकी अगर FIR आपको लगा गलत पुलिस ने दर्ज किया तो आपके पास रेमेडी है 561A में कि आप जाओ और आप अपना ये दरखास्त जो है कोर्ट को करो। और इसके अलावा जो है उसके अलावा FIR अगर तो कोई किसी औरत के जो ये सर्टेन ऑफेंसेस मैंने आपको बताया थे PPC में फॉल करते हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन जिसमें रेप आ गया, अननेचुरल लस्ट आ गया, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई, मोडेस्टी वगैरह हो गई, सो डिग्निटी के ऊपर आ गई औरतों पे, तो फिर FIR अगर औरत नहीं आ रही तो फिर एक लेडी ऑफिसर बाउंड है कि वो जाके उसके घर पे FIR दर्ज करवाए। उसके अलावा आपकी FIR अगर तो FIR रजिस्टर हो गई और आप खुश नहीं हो तो आप क्या करोगे, आप एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करोगे। उसके बाद अगर FIR हो गई है और FIR नहीं हो रही, पुलिस ऑफिसर नहीं करा, तो क्या 22A और 22B के अगेंस्ट आप जस्टिस ऑफ पीस के पास जाएंगे और आप अपनी FIR रजिस्टर लॉन्च करवाएंगे। सो ये सारी चीज़ों की एक चीज़ मैंने बताई विच इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, वो ये कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट। सो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट का एक कॉन्सेप्ट था जो कि 2012 PCR LJ 625 में आया है कि जी वो ऑप्रेस हो गया है, सप्लीमेंटरी स्टेटमेंट टू बी स्टॉप। सो इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में जानने की हमें ज़रूरत नहीं है। FIR की कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं होती, ट्रायल में उसको एज एविडेंशियल वैल्यू यूज़ नहीं हो सकती। ये सिर्फ तब यूज़ होती है जब इसको कॉन्ट्राडिक्ट करना हो किसी स्टेटमेंट्स में, तब ये यूज़ होती है। FIR अगर डिले हो तो प्लॉजिबल रीज़न बताना चाहिए, वरना हमेशा एक डाउट क्रिएट हो जाता है और वो FIR वीक हो जाती है। और FIR कौन कौन दर्ज कर सकते हैं? FIR पूरा आपका पब्लिक, कोई भी इंसान, कोई एग्रीव, नॉन एग्रीव पार्टी, पब्लिक हो गई, और माइनर भी दर्ज कर सकता है। सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड आई होप इट वाज हेल्पफुल एंड थैंक यू एवरीवन।